अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। सफल मछली पालन के लिए कैसे तैयार करें नया तालाब। गन्ने की फसल को क्षति पहुंचाने वाले कीटों के नियंत्रण पर जानकारी। पपीते की खेती कर रहे एक सफल किसान से मुलाकात। मछली पालन एक लाभकारी व्यवसाय होने के कारण इसे जो किसान भाई अपनाए हुए हैं या अपनाना चाहते हैं, वो इस व्यवसाय से अधिक लाभ लेने के लिए किस तरह तैयार करें नया तालाब। तो इस विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। नए तालाब का निर्माण। हमारे प्रदेश में मत्स्य पालन प्राय गांव एवं कस्बा में निर्मित पारंपरिक तालाबों में, जो कि मुख्यतः सामुदायिक प्रयोजनों के लिए बनाया गया, में किया जाता रहा है, जिसके कारण मत्स्य उत्पादकता एवं उत्पादन में आशातीत वृद्धि नहीं हो पाई है। तालाब मत्स्य उत्पादकता में बड़ी खाई के प्रमुख कारणों में तालाबों का वैज्ञानिक तरीके से निर्मित न होना भी प्रमुख है। देश में नीली क्रांति के फलस्वरूप गुजरे जमाने का मत्स्य पालन का स्थान अब एक्वाकल्चर यानी जल कृषि ले चुका है। समृद्धि का पर्याय बन चुकी जल कृषि अपने में असीम संभावनाएं समेटे है। यह संभावनाएं अपने प्रदेश जैसे प्रदेश के लिए विवेकपूर्ण दोहन से वरदान साबित हो सकता है। अतः किसान भाइयों, जल कृषि के उत्पादकता एवं उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि हेतु नए तालाब निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करना अत्यंत ही आवश्यक है। इसी के तहत पहला पहलू आता है स्थल का चयन। तालाब निर्माण हेतु स्थल का चयन एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि योजना की सफलता तालाब निर्माण हेतु स्थल के चयन पर ही निर्भर करती है। स्थल का चयन करते समय जल स्रोत, मिट्टी की गुणवत्ता, सुलभ संपर्क मार्ग, बाढ़ से खतरा, निर्माण की आर्थिकी आदि जैसे प्रमुख बिंदुओं पर विचार करना आवश्यक है। जल स्रोत। जल कृषि हेतु उत्तम गुणवत्ता वाले प्रदूषण रहित जल की आबाद उपलब्धता होनी चाहिए। जल स्रोत में सस्ता नदी, नहर, जलाशय, झील, वर्षा जल, कुआं एवं भूजल यानी बोरिंग प्रमुख हैं। इनमें से कोई भी स्रोत का चयन किसान भाई अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं, बशर्ते कि चयनित जल स्रोत प्रदूषित न हो। मिट्टी की गुणवत्ता। तालाब निर्माण के पूर्व प्रस्तावित स्थल की मिट्टी की गुणवत्ता का जांच अत्यंत ही आवश्यक है। मोटे तौर पर चयनित स्थल की मिट्टी ऐसी हो जिसमें पानी का रिसाव यानी कम से कम हो। इसके लिए क्लेई, सिल्टी क्लेई एवं क्लेई लोम जैसे मिट्टी उपयुक्त माना जाता है। बलुई मिट्टी वाले स्थल का चयन तालाब निर्माण हेतु नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मिट्टी में अत्यधिक जल रिसाव के साथ साथ बांध आदि बनाने में भी काफी दिक्कत एवं खर्चीला होता है। प्रस्तावित स्थल पर मिट्टी की गुणवत्ता किसान भाई आसानी से परख सकते हैं। इसके लिए प्रस्तावित भूभाग में 1.8 मीटर, 1.5 मीटर, 2.5 मीटर आकार का गड्ढा काफी होता है। जांच हेतु गड्ढे से एक मुट्ठी भर मिट्टी लेकर उसका गोला बना लें। गोले को थोड़ा ऊपर फेंककर हथेली पर लेवें। अगर गोला चूर चूर हो जाए तो समझना चाहिए कि मिट्टी
तालाब निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं है। अगर गोले में थोड़ी कम विकृति के बाद टूट फूट न हो तो समझना चाहिए कि मिट्टी में क्ले की उपयुक्त मात्रा है एवं स्थल तालाब निर्माण हेतु उपयुक्त है। प्रस्तावित स्थल यथासंभव सड़क मार्ग से सटे या बगल में होना चाहिए ताकि बरसात के समय भी आसानी से तालाब पर जाया जा सके। इसके अलावा प्रस्तावित स्थल का चयन बाढ़ अप्रभावित क्षेत्र में निचली किस्म की जमीन में करना चाहिए ताकि तालाब निर्माण में लागत खर्च कम हो। तालाब का प्रकार। आधुनिक जल कृषि की विभिन्न प्रणालियों के मद्देनजर प्रचलन प्रविधि के अनुसार तालाब 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है नर्सरी तालाब। नर्सरी तालाब आकार में छोटे होते हैं, जिसका क्षेत्रफल 1000 से 3000 वर्ग मीटर एवं गहराई 1 से 1.5 मीटर की होती है। इस प्रकार के तालाब में मत्स्य स्पून, पौना से फ्राई मत्स्य बीज तैयार की जाती है। दूसरा है रियरिंग या पालन तालाब। रियरिंग तालाब का क्षेत्रफल 3000 से 5000 वर्ग मीटर का होता है एवं गहराई 1.5 मीटर से 2 मीटर की होती है। इसमें फ्राई अंगुलिकाएं तैयार की जाती हैं। इन्हीं में तीसरा है संचयन या स्टोकिंग तालाब। संचयन तालाब का क्षेत्रफल 5000 वर्ग मीटर से कितना भी बड़ा हो सकता है एवं गहराई 2 मीटर से 2.5 मीटर की होती है। इसमें अंगुलिकाएं फिंगरलिंग का संचय कर बाजार योग्य मछली तैयार की जाती है। तालाब का आकार। यूं तो तालाब विभिन्न आकार का हो सकता है, परंतु आधुनिक जल कृषि हेतु तालाब का आकार आयताकार प्रबंधन की दृष्टिकोण से अधिक उपयुक्त माना जाता है। तालाब निर्माण के समय तालाब की लंबाई की दिशा इस प्रकार रखी जानी चाहिए कि प्रचलित हवा की दिशा की संधि में हो। तालाब की खुदाई एवं बांध निर्माण। प्रस्तावित स्थल पर वास्तविक तालाब निर्माण हेतु मिट्टी कटाई का कार्य ट्रैक्टर, बुलडोजर या मजदूर द्वारा आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। छोटे तालाब जैसे नर्सरी एवं रियरिंग तालाब निर्माण हेतु मजदूर से ही मिट्टी कटाई का कार्य करना चाहिए, जबकि बड़े तालाब यानी संचयन तालाब निर्माण हेतु सुविधानुसार बुलडोजर या ट्रैक्टर का प्रयोग करना लाभप्रद होता है। तालाब की खुदाई करते समय तालाब के चारों तरफ भीतरी किनारे में उचित स्लोप या ढाल का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि मिट्टी की कटाई करते समय खासकर किनारे में मिट्टी सीधा या खड़ा न काटकर क्षेत्र तिरछा होना चाहिए। तालाब में उचित स्लोप रहने से जल भरण के पश्चात कालांतर में मिट्टी कटाव से वर्म, अंगनई एवं बांध तथा तालाब के किनारे के बीच के भूभाग को कहा जाता है, जिसका बांध की सुरक्षा के साथ साथ जल कृषि से जुड़े अन्य प्रबंधकीय कार्यों का संपादन की दृष्टिकोण से काफी महत्व है। वर्म की चौड़ाई 3 फीट होनी चाहिए। तालाब के बांध का निर्माण करते समय प्रस्तावित भूभाग की भौगोलिक स्थिति, तालाब में अधिकतम टिकाऊ जल की गहराई, उस क्षेत्र में जल जमाव की अधिकतम ऊंचाई इत्यादि बातों का ध्यान रखना चाहिए। बांध की ऊंचाई वहां के अधिकतम जल जमाव से 60 सेंटीमीटर अधिक होनी चाहिए। साथ ही बांध के ऊपर चलने फिरने हेतु कम से कम 3 से 4 फीट जगह अवश्य होनी चाहिए। बांध बनाते समय स्लोप का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए मिट्टी की गुणवत्ता के अनुसार स्लोप 1:1:25 से 1:2:25 तक हो सकता है। बांध बनाते समय प्रत्येक 1 फीट मिट्टी के भरण के पश्चात पानी से हटा दें एवं उसे अच्छी तरह से रोलर या पाटा चलाकर मिट्टी को बैठा दें। इस तरह जब बांध निर्धारित ऊंचाई तक पहुंच जाए तब बांध के ऊपर एवं साइड में घास अवश्य लगा दें, ताकि बरसात के समय मिट्टी कटाव एवं तालाब को असमय भरण से बचाव हो सके। इस बताए गए नीतिगत सिद्धांतों के अलावा तालाब निर्माण में व्यवहारिक पहलू का भी ध्यान रखना आवश्यक है, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला, तालाब निर्माण में लागत खर्च कम से कम हो। इसके लिए आवश्यक है कि मिट्टी की खुदाई का प्रबंधन इस प्रकार करना चाहिए कि यथासंभव उतनी ही मिट्टी की कटाई का कार्य हो जिससे कि बांध का निर्माण पूरा हो जाए। दूसरा, जल आगमन एवं निकासी तंत्र का खाका आवश्यकता अनुसार प्रस्तावित स्थल की वास्तविक भौगोलिक स्थिति के अनुसार इस प्रकार किया जाए ताकि जल भंडारण एवं निकासी में आसानी हो। तीसरा, अगर प्रस्तावित स्थल पर मत्स्य प्रक्षेत्र या फार्म बनाने की योजना हो तो
तो नर्सरी एवं रियरिंग तालाब स्थल के ऊपरी हिस्से में एवं संचयन तालाब का निर्माण निचले हिस्से में करना चाहिए। इस प्रकार इन बातों को ध्यान में रखकर अगर नए तालाब का निर्माण किया जाए तो निश्चय ही तालाब तकनीकी दृष्टिकोण से उपयुक्त एवं उपजाऊ होगा, जिसमें टिकाऊ जल कृषि पर किसान भाई अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकेंगे। ये जो है हमने पट्टा करवाई है जमीन सरकारी, तो उसमें सरकार ने हमको लोन दिया हुआ है। लोन से 40-45 हज़ार रुपये जो लोन दिया है उसी से बच्चा लाते हैं, उसी से दाना पानी लाते हैं और बच्चा लाने के बाद उस पर दाना डालते हैं। वो कम से कम साल भर में तैयार होती है, साल सवा मतलब लग जाता है तैयार होने में। और हरजरी से बच्चा लाते हैं, सरकारी हरजरी से। वहाँ से बच्चा लाने के बाद पानी देखते हैं, कम हुआ ज़्यादा हुआ गर्म, ये लमसम जून में डालते हैं और जून 12, 13, 14 महीने लगते हैं मछली बढ़ने में। एक साल का एक मछली का टाइम है 1 साल, वो बढ़ेगी 400 ग्राम 300 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी। अगर ज़्यादा पड़ी होगी कम पड़ी होगी तो ज़्यादा मतलब तैयार हो जाएगी। जिस प्रकार की जैसे रेहू है, नैनी है, रेहू को आप 1 साल में तैयार कर सकते हैं। नैनी है वो कम तैयार होगी 1 साल में, 1 साल में वो आधा किलो होगी तो रेहू होगा 1 किलो का। और ब्रिगेड है वो जल्दी बढ़ जाता है। ग्रास है, ग्रास बहुत जल्दी बढ़ जाता है। ये लागत कम से कम 50-60 हज़ार रुपये लगती है। ये हमारा 1.25 बीघे का, उसमें कम से कम 40 से 45 हज़ार रुपये लग जाते हैं। उसमें इतना ही मुनाफा साल भर में हो जाता है, 40-45 हज़ार रुपये। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अंदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने शरदकालीन और बसंतकालीन गन्ने की फसल लगाई है, तो उन्हें चाहिए कि वो इस समय गन्ने की फसल में लगने वाले कीटों जैसे अग्रतना, छेदक आदि के नियंत्रण पर विशेष ध्यान दें, तभी वो इस फसल से अच्छी उपज की कल्पना कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, गन्ने की फसल में इन कीटों का प्रबंधन आप किस तरह से करें, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के वैज्ञानिक डॉक्टर SN तिवारी। किसान भाइयों, गन्ने के खेतों में आपको पता ही है कि 4 या 5 प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है, लेकिन ये देखा गया है कि सभी कीट हर एक वर्ष खेतों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। प्रत्येक वर्ष 2 या 3 ऐसे कीट हमेशा हर एक क्षेत्र में आते रहते हैं, जिनकी वजह से आपकी फसल को नुकसान होता रहता है और उसके नियंत्रण के लिए आपको कुछ दवाओं का प्रयोग करना होता है। सबसे ज़्यादा नुकसान जिन कीटों का होता है, गन्ने की फसल में विशेष रूप से अंकुर भेदक और चोटी भेदक 2 कीटों का प्रकोप अधिक होता है। अंकुर भेदक कीट का प्रकोप मार्च से जून माह तक होता है। इसकी मुख्य पहचान ये है कि इसके कारण गन्ने की फसल के बीच की गोभ सूख जाती है और इसे खींचने पर ये आसानी से खिंच भी जाता है तथा इस गोभ को सूंघने पर सिरके जैसी गंध आती है। अब किसान भाइयों, बात करते हैं चोटी भेदक कीट की। तो इस कीट का प्रकोप गन्ने की फसल में मार्च माह से फसल कटने तक बना रहता है। इस कीट की जो मादा तितली होती है वो सफेद रंग की होती है। ये पौधे की दूसरी या तीसरी पत्ती पर बैठी होती है और अंडे देती है। इन अंडों से 6 से 7 दिनों में लार्वा निकल जाता है। ये लार्वा बहुत ही सक्रिय होता है। ये दूसरी या तीसरी पत्ती के बीच जो भी मध्य शिरा होती है उससे अंदर प्रवेश कर जाता है, जिससे पत्ती पर एक लाल रंग की धारी बन जाती है। इन बताए गए लक्षणों के आधार पर आप इन कीटों को आसानी से पहचान सकते हैं। तो किसान भाई, आप इन कीटों का कैसे करें प्रबंधन, आइए जानते हैं। तो जिन क्षेत्रों में चोटी भेदक यानी टॉप बोरर या अगेती प्रोरोह भेदक यानी अर्ली शूट बोरर का प्रकोप होता है, वहाँ के किसानों को हम लोग जनरली ये सलाह देते हैं कि आप गन्ने की बुआई के समय ही अपने खेतों में दवा डाल दें। गन्ने के खेत में दवा डालने का सबसे अच्छा समय विशेषकर
तनावेधक या जड़वेधक कीटों के नियंत्रण के लिए बुआई का समय ही होता है, क्योंकि जब गन्ने के पौधे बहुत बड़े हो जाते हैं उस समय दवा का प्रकोप थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जिन क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष इन 2 कीटों का प्रकोप होता रहता हो, वहाँ के किसानों को चाहिए कि वो प्रारंभिक अवस्था में गन्ने की बुआई करते समय ही दवाओं का प्रयोग कर दें। अब इसके लिए कई प्रकार की दवाएं आती हैं, लेकिन सबसे अच्छी दवा इन दोनों कीटों के नियंत्रण के लिए है, उसका नाम है क्लोरांट्रानिलीप्रोले। क्लोरांट्रानिलीप्रोले नाम की दवा 2 प्रकार से आपको बाजार में मिलेगी, 2 फार्मुलेशंस में मिलती है। एक तो इसका दानेदार चूर्ण क्लोरांट्रानिलीप्रोले 0.4 GR ग्रेन्यूल होता है, और दूसरा क्लोरांट्रानिलीप्रोले 20 SC या 18.5 SC। ये 2 प्रकार के फार्मुलेशंस इन दोनों कीटों के नियंत्रण के लिए बहुत ही अच्छे पाए गए हैं। वैसे हैं तो थोड़े महंगे बाकी दवाओं की तुलना में, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ही अच्छा होता है और एक बार इनके प्रयोग कर देने से ही गन्ने के खेतों में इन दोनों कीटों की समस्या लगभग खत्म हो जाती है। तो इसके उपयोग के लिए सबसे पहले जब आप गन्ने की बुआई कर रहे होते हैं तो गन्ने की नाली आप बनाते हैं, उसमें गन्ने के टुकड़े आप डाल देते हैं, उसमें खाद डाल देते हैं। तो उस गन्ने को टुकड़े के ऊपर ही या उस नाली में ही आप कीटनाशी रसायन के दानेदार चूर्ण जो हमने बताए क्लोरांट्रानिलीप्रोले 0.4 G लगभग 19 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप गन्ने के टुकड़े के ऊपर नाली में ही डाल दीजिए। अगर आपको ये रसायन बाजार में नहीं मिल पा रहा है तो क्लोरांट्रानिलीप्रोले 18.5 SC जो तरल पदार्थ होता है आपको बाजार में मिलेगा। इसके 375 मिलीलीटर दवा को आप 1000 लीटर पानी में घोल करके और स्प्रेयर की नाजिल को थोड़ा सा ढीला करके आप गन्ने के टुकड़े के ऊपर इसको छिड़काव करते जाइए। उसके बाद या तो आपने ग्रेन्यूल डाला है या गन्ने के टुकड़ों पर इसका आप छिड़काव किए हैं, उसके पश्चात आप नाली को बंद कर दीजिए और खेत को ऐसे ही छोड़ दीजिए। जब आपकी फसल जम जाएगी और लगभग 1 या 1.5 महीने के बाद जब कभी भी आप पानी देंगे तो उसमें ये रसायन घुल करके और पौधे के जड़ के माध्यम से पौधे के अंग अंग में पहुंच जाएंगे और वहीं पर विद्यमान रहेंगे काफ़ी दिनों तक, और जो कोई भी कीट आकर के उसके अंदर छेदेगा वो निश्चित रूप से मर जाएगा। लेकिन कहीं कहीं पर ये दवाएं नहीं मिल पाती हैं, वहाँ के किसान इस कीट के नियंत्रण के लिए फिप्रोनिल नाम की दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिप्रोनिल नाम की दवा भी 2 प्रकार से मिलती है, एक तो ग्रेन्यूल दानेदार चूर्ण फिप्रोनिल 0.3 GR और दूसरा फिप्रोनिल 5 SC। ये दोनों दवाएं भी अच्छी होती हैं और इसका प्रयोग करने का तरीका भी वही है। अगर आप फिप्रोनिल 0.3 GR का प्रयोग करते हैं तो 25 से लेकर के 33 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गन्ने की बुआई के समय नालियों में ही डालते हैं, या अगर आप छिड़काव करना चाहते हैं तो फिप्रोनिल 5 SC नाम की जो दवा है लगभग 1.5 से लेकर के 2 लीटर दवा को 1000 लीटर पानी में घोल करके प्रति हेक्टेयर आप गन्ने के टुकड़े के ऊपर छिड़काव करके और वैसे ही नालियों को बंद कर दीजिए। तो दोनों दवाओं के प्रयोग से देखा गया है कि ताप बेरर यानी चोटी वेदक या अगेती प्रोरोह वेदक यानी अर्धसूट बोरर का नियंत्रण बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसमें एक बात आपको ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि अगर मान लो किसी किसान भाई ने शुरू में दवा का प्रयोग नहीं किया है और बाद में इन कीटों का प्रकोप हो जाता है, उस समय क्या करें? तो उस समय किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि क्लोरांट्रानिलीप्रोले 18.5 SC नाम की जो दवा है उसका 375 मिलीलीटर दवा को 1000 लीटर पानी में घोल करके पर्याप्त घोल बना लें और उस घोल को किसी हजारे के माध्यम से या स्प्रेयर की नाजिल को ढीली करके जमीन में जहाँ से पौधा निकल रहा है उस पौधे के तने के पास डालिए, माने जड़ के पास उसको आप जमीन में डालते जाइए। फिर अगले दिन पानी दे दीजिए। पानी अगर आप नहीं देंगे तो इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर।
बागवानी में पपीते की खेती अपने प्रदेश में काफी की जाती है और बहुत से किसान इस समय इसकी खेती भी कर रहे हैं, लेकिन इससे अधिक उपज वही किसान ले पाते हैं जो इसकी खेती वैज्ञानिक तकनीक को अमल में लाकर करते हैं। और आज हम आपको एक सफल पपीता उत्पादक किसान रामलाल माली से मिलवाते हैं, जो कि पपीते की बागवानी करके लाखों की आय हासिल कर रहे हैं। तो क्या है इनकी सफलता का राज, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। मैं 15-16 सालों से खेती कर रहा था और सरसों गेहूँ ये लगाता था, और अभी ये महंगाई को देखते हुए अभी 4-5 साल से मैंने पपीते का सोच मानस बनाया। पौधे 20 अप्रैल को लगाए थे, ये 2015 को। ये 7886 रेड लेडी, ये करीबन मैंने लगाई है 28 बीघों में और 12,000 पौधे हैं, 6 में। और 20 की जो चौड़ाई है वो 8 फीट रखी है मैंने, और ड्रिप इरिगेशन से मैं पानी देता हूँ। और मैं मतलब 4-5 महीने के बाद में ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई थी। मैं सिंचाई 3 दिन में देता हूँ, 3 दिन में 2 घंटे देता हूँ। और जैसे सर्दी का मौसम देखते हुए मेरे को लगा कि ये सर्दी आज बढ़ने वाली है, तो उस समय मैंने पिलाई का परसेंटेज बढ़ाया भी था इसलिए। और जो आजू बाजू में धुआं भी किया, जो घास जला के, तो उससे मेरे को कोई नुकसान नहीं हुआ, पाले का बचाव किया। और अभी वैसे फसल अच्छी है। किसान भाइयों, ये पपीता की फसल में सिंचाई के साथ पानी में घुलनशील उर्वरक को देते हैं। इसमें पौधों की वृद्धि तो अच्छी हुई ही, साथ ही अधिक उत्पादन भी मिला। ये धारियाँ लगती है ना, ये धारियाँ लगने के बाद में हमारे को पता लग जाता है कि ये पपीता पक गया है, तो इसको तोड़ना जरूरी होता है। और ऐसे धारी को देखते हुए हम तोड़ते हैं। इसमें क्या है, कोई टेस्ट में वगैरह है अच्छा रहता है, तो इसी को हम तोड़ते हैं, इसलिए क्या माल वगैरह ख़राब नहीं होता है। ये करीबन 15 दिन तक अपन रख सकते हैं। ये पेपर में जो लपेटने के बाद में 15 दिन तक ख़राब नहीं होता है। और लॉरी में आदान प्रदान होता है, तो उसमें भी नुकसान नहीं होता है। जैसे जैसे गर्मी आएगी तो जो पुराने फल है वो टूटते जाएंगे और ऊपर फ्लावरिंग आती रहेगी। ऐसे हम जैसे रिक्शा वगैरह या मतलब ये पिकअप में भर के जोधपुर, सीगंज जैसे मंडी का जहाँ भाव अच्छा लगता है वहाँ भेजते हैं। और हमारा पपीते में क्या टेस्टफुल ज़्यादा है, जहाँ एक बार बिक गया तो दोबारा व्यापारियों की डिमांड आती है, और ऐसे हम भर के भेजते हैं। और ये पैकिंग करके लोडिंग होता है, तो इसमें क्या है कि जैसे ज़्यादा स्पीड से चलावे तो भी कोई ख़राब नहीं होता है। पेपर लपेटने के बाद में स्क्रैच नहीं लगता है, और दिखने में भी सही रहता है, और फिनिशिंग सही रहती है, और हिलता भी नहीं है। और वैसे 15 दिन तक अपन रख सकते हैं, और जो ले जाने वाले भी हैं वो उसका सही तरीके से बिके और अच्छे भाव मिले उसको। तो अभी तक 40 टन के आसपास हमने एवरेज उतारा है। और अभी जैसे जैसे गर्मी आएगी तो और ज़्यादा तुड़ाई 7 दिन में हमारे को करनी पड़ेगी। ये मेरे को लमसम 50-60 किलो का एवरेज मिलेगा पर पौधा। और मैंने 10 रुपये से सौदा किया है। और वैसे मैं रिटेल या मतलब मार्केट करने जाता हूँ तो मेरे को 15-16 रुपये भी मिल सकता है, परंतु मेरा ये बड़ा कारोबार होने की वजह से मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ठेकेदारी में दिया हुआ है 10 रुपये पर किलो, और वो खुद आके या तुड़ाई करके लेके जाते हैं। पर एवरेज 500 रुपये का मैं मान के चलता हूँ पर पौधा, और इससे मेरे को ज़्यादा मिलने की उम्मीद है। परंतु मौसम को देखते हुए मैं ये तो फिक्स मैंने मान लिया कि मेरे को 500 रुपये मिलेगा ही। अब आइए बात करते हैं इसके आय व्यय के बारे में। किसान भाइयों, इन्होंने प्रति बीघा जमीन में 380 पौधे लगाए। इनसे इन्हें अभी तक प्रति पौधा 60 किलोग्राम फलों का उत्पादन मिला है तथा 20 किलो फलों का उत्पादन और मिल जाएगा। इस प्रकार से इन्हें 80 किलो प्रति पौधे के हिसाब से फल प्रति बीघा 304 क्विंटल पपीता के फलों का उत्पादन मिल जाता है तथा ये किसान इन्हें खड़े पौधे से ही पपीता के फलों को 10 रुपए प्रति किलो औसतन बाजार भाव से बेचते हैं, तो इन्हें 3,04,000 रुपए कुल आय प्राप्त होती है। अब खर्च की बात करें तो इन्हें खेत तैयारी से लेकर फलों को तैयार होने तक यानी कि 2 साल तक इनके पपीता के पौधे खेत में रहते हैं, तो इनका प्रति पौधों के हिसाब से 300 रुपए खर्च आता है। इस प्रकार प्रति बीघा में पपीता की बागवानी पर 84,000 रुपए खर्च आता है। यदि कुल आय 3,04,000 रुपए में कुल खर्च 84,000 रुपए निकाल दें तो इन्हें 2,20,000 रुपए शुद्ध लाभ प्राप्त होता है। ये करीबन एवरेज 2 साल का रहेगा।
24 महीने की खेती है और ये इतना मेरे को पूरा लाभ मिलेगा। तो किसान भाइयों को ये सलाह देता हूँ कि पपीते लगाने से अच्छा मुनाफा हो सकता है और आगे के लिए भविष्य में ऐसी फसल करने से ही अपन आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो महंगाई को देखते हुए ये करना अच्छा रहेगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उससे पूछा है, राजपुर बलिया की रजनी सिंह ने, आपने टमाटर से सॉस बनाने की विधि के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। सर, आपने 1 किलो टमाटर लिया हुआ है तो उसमें आप 60 ग्राम प्याज है, उतना ही नमक, जितना प्याज रहेगा उतना नमक, 60 ग्राम नमक और डबल जो है शुगर। अगर 60 ग्राम आप नमक डाल रहे हैं, प्याज डाल रहे हैं तो 120 ग्राम या 160 ग्राम के लगभग शुगर डालिए, शक्कर डालिए और उसमें 30 ग्राम लहसुन होना चाहिए और अदरक 15-20 ग्राम अदरक। इसके अलावा काली मिर्च 10 ग्राम, दालचीनी, गरम मसाला, ये जितना गरम मसाले के जितनी भी चीज़ें होती हैं, अजवाइन का जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब डालनी है। उसके बाद आप जो है पूरे टमाटर को उबालिए, हल्का सा उबाल करके 2-3 मिनट उबालने के बाद जब वो सॉफ्ट हो जाए तो उसकी पूरी प्यूरी निकाल लीजिए, उसको छान लीजिए, उसका छिलका अलग कर दीजिए। छिलका अलग करने के बाद जो प्यूरी आ रही है उसमें आप जो है उसको फिर से आंच पर रखिए और उसमें जो नमक है और जो शुगर है वो डाल दीजिए डालते समय, और बाकी जितना जो गरम मसाला है, लहसुन और जो भी चीज़ें हमने बताई है वो गरम मसाले की एक पोटली बना लीजिए और वो पोटली जो है वो जब वो उबाल आने लगे तो उसमें रख दीजिए। धीरे धीरे जो पोटली का जो अंदर का रस है वो आपके उस प्यूरी में आने लगेगा और करीब 20-25 मिनट जब उसका गाढ़ा पेस्ट बन जाए तो आप उसको उतार लीजिए। उसमें आप 2% सोडियम मेटा बाइसल्फाइड डाल दीजिए, तो ये आपका टमाटर सॉस जो है तैयार हो जाएगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मेंथा के फसल की उचित बढ़वार हेतु किए जाने वाले जरूरी कार्य, अधिक उत्पादन लेने हेतु पपीता के बाग में किए जाने वाले आवश्यक कार्य। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।